नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ कंटेंट प्रेन्योर। आज जिस कंटेंट को हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं या जिस विषय को आज हमने चुना है, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे समाज में कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब बात होनी शुरू हो गई है। उतनी खुलकर नहीं हो रही है, लेकिन अब होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो इस बात के लिए अब बोलना पड़ेगा, इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारे बेकसूर अतुल जैसे फांसी पे या खुदकुशी की राह पे पड़ते रहेंगे। पिछले दिनों आप सबने एक चर्चित केस सुना होगा, अतुल सुभाष, बेंगलोर का एक इंजीनियर जिसने खुदकुशी कर ली सिर्फ इसी कारण से कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इतने सारे केसेस, इतने सारे उसके ऊपर मुकदमे डाल रखे थे कि वो मानसिक पीड़ा से इस तरह से टूट चुका कि उसको हारकर खुदकुशी करनी पड़ी। दोस्तों, ये जो कानून बनाया गया था महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, ये अब समाज में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि ऐसे दहेज उत्पीड़न के केसेस हमारे समाज में नहीं होते, होते हैं, लेकिन आज अगर हम पढ़े लिखे सभ्य समाज की बात करें तो उसी समाज में इस कानून को एक तरह से पैसा ऐंठने का एक हथियार बना दिया गया है। आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर 100 केस दर्ज होते हैं शहरों में, तो उनमें से कई बार 80% जो केस होते हैं वो सिर्फ झूठे होते हैं। सिर्फ इसलिए फंसाया जाता है कि सामने वाले से पैसा ऐंठा जाए, और किस तरह से ऐंठा जाए, और इसकी कोई ना लिमिट है, ना कोई सीमा है, ना इसी के ऊपर कोई बंधन है। जिसके मुंह में जितना आता है वो उतने पैसे की डिमांड कर देता है और उतने ही मेंटेनेंस की डिमांड कर देता है। हाल ही वाले केस में अगर देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतुल की पत्नी ने लगभग उससे अलग होने के लिए 3 करोड़ की एलिमनी और साथ में 1 लाख रुपया मंथली हर्जाने की डिमांड की थी। क्या ये हमारे समाज में एक तरह से पनप रहा एक रोग नहीं है कि सामने वाले की फाइनेंशियली स्टेटस क्या है उसको देखकर एलुमनी मांगी जाए, या उसकर देखकर ही उससे मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता मांगा जाए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुजारा भत्ता जो मांगा जा रहा है उसकी सच्चाई या उसकी तह तक जाने की कोशिश भी नहीं की जाती, क्योंकि इस कानून ने महिलाओं को इतना सशक्तिकरण दे रखा है कि उन्होंने मुंह से सिर्फ बोलना है और उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो न्यायालय है या हमारा समाज है, वो उस महिला के साथ खड़ा हो जाता है। कभी भी उस पुरुष की पीड़ा के बारे में सोचा, कहा या सुना ही नहीं जाता। अगर एक महिला ने पुरुष के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, पहले तो इसके ऊपर पुरुष की कोई सुनवाई नहीं है, उसको एक बार तो थाने में जाकर पेश होना ही पड़ेगा। और अगर सामने वाला अपनी बात कहना भी चाहे, उसको बात कहने का मौका बहुत देर के बाद दिया जाता है। और कई बार तो यह भी देखने में आया है कि जिसने केस किया है वो कई बार पहली 2, 3 या 4 पेशियों पे पेश भी नहीं होती, लेकिन उस पुरुष को हर बार जाकर पेश होना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने पेशी मिस कर दी तो उसकी बिना बात सुने हुए फैसला उसके खिलाफ दे दिया जाएगा। यह सारा का सारा जो माहौल है ये इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे समाज में हमेशा से औरत को अबला, बेचारी और दुखियारी एक हमने टैग दे दिया है, और पुरुष हमेशा से ही अहंकारी,
दुराचारी और शोषण करने वाला ही हमने अपने समाज में प्रस्तुत किया है, जबकि बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं है। कई बार हमने यह भी देखा है कि 3 या 4 साल तक एक झूठा मुकदमा चलाया जाता है। उस झूठे मुकदमे के कारण उस इंसान का पूरा करियर, उसकी पूरी फैमिली और साथ में उसकी समाज में जो इज्जत है, वो पूरी तरह तार-तार कर दी जाती है और 3 या 4 साल के बाद जब ये प्रूव होता है कि ये केस झूठा था, तो उस महिला के ऊपर कई बार किसी तरह का कोई कानूनी उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया जाता। क्यों कानून इस तरह से बनाया गया? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारा जो कानून है या हमारा समाज है, वो नारी को बराबर का दर्जा देने के लिए बनाया गया है। फिर यह कानून इस तरह से क्यों बना दिया गया है कि एक के हाथ में तो नंगी तलवार पकड़ा दी गई है और दूसरे के हाथ में बचाव के लिए कोई ढाल भी नहीं दी गई है। आपने बहुत बार यह सुना है कि जब भी डिवोर्स का केस होता है, अगर औरत एक मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसको गुजारा भत्ते का पैसा भी दिया जाता है और साथ ही उसको डिवोर्स के तौर पर एक मोटी रकम देने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके उल्ट कभी आपने ऐसा सुना है कि अगर एक मर्द किसी औरत के साथ किसी कारण से नहीं रहना चाहता और औरत की फाइनेंशियली पोजीशन उस मर्द से ज्यादा बेहतर है, कभी उसको गुजारा भत्ता या वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे कुछ मिला? नहीं मिला। तो अगर यह दहेज उत्पीड़ना का कानून बनाया गया है, तो यह दोनों के लिए क्यों नहीं बना? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो उत्पीड़ना है वो हमेशा मर्द की तरफ से ही होती है, औरत की तरफ से नहीं होती। बहुत बार हमने ये देखा है कि अगर एक मर्द किसी कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है और अपने फाइनेंसिस के हिसाब से वो अपने घर को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाता है, तो औरत उससे अलग होने के लिए एक प्रावधान मांग लेती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। वो कोई भी किसी भी तरह का एलिगेशन लगाकर अलग हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही सिचुएशन, अगर एक औरत बहुत ज्यादा अच्छा कमा रही है और मर्द उससे अगर अलग होना चाहता है, तो उस केस में क्या कभी उसको ऐसा प्रोविजन है कि वो भी उसकी इनकम में से या उसके एसेट्स में से अपने लिए कुछ मांग सके? क्यों ऐसा कानून है कि हमेशा जो मर्द ने कमाया है उसमें से औरत का तो पूरा हक है, लेकिन जो औरत ने कमाया है उसमें किसी मर्द का हक नहीं है? एक और गंभीर विषय जो हमारे समाज में आजकल बढ़ता जा रहा है कि अगर दो लोग आपस में कोर्टशिप में हैं या फ्रेंडशिप में हैं या रिलेशन में हैं पिछले 2 या 3 साल से, और उसमें से अगर लड़का ये चाहे कि वो लड़की से शादी नहीं करना चाहता और वो अलग होकर कहीं और शादी करना चाहता है, तो औरत के पास ये हथियार है कि वो उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल टॉर्चर और सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाकर उसकी शादी तुड़वा भी सकती है और उसको जेल में बंद भी करवा सकती है। लेकिन अगर इसी तरह के रिलेशन में 2 या 3 साल रिलेशन रहने के बाद अगर एक औरत उस मर्द के साथ शादी नहीं करती, तो क्या मर्द के पास यह प्रोविजन है कि वो भी ये बात कहे कि मेरे को इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली टॉर्चर किया गया है और आज जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं तो ये लड़की मेरे को छोड़कर जा रही है, मेरे साथ शादी नहीं कर रही है, तो क्या उसके ऊपर कोई कानूनी केस बनता है? ऐसा नहीं किया जा रहा। अगर महिला आयोग आपने बना रखा है, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाया जा रहा? हमारे समाज में बहुत सारे केस तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसमें जाके एक आदमी ये कंप्लेंट कर सके कि मुझे भी उत्पादित किया जा रहा है या मेरे साथ भी मेंटल टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि हम ये अपने समाज में मानने को तैयार ही नहीं है कि एक पुरुष के साथ भी मेंटल, फाइनेंशियल या फिजिकल टॉर्चर हो सकता है। हम हमेशा ये मानकर चल रहे हैं कि फाइनेंशियल, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर हमेशा से औरत के साथ ही होता है और औरत के साथ ही हुआ होगा।
और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी है, हमारे कानून को बनाने वालों की भी है। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, औरत को बराबर के हक मिलने चाहिए, तो क्या इस तरह का जो उत्पीड़ना का कानून है वो एक मर्दों के लिए नहीं बनना चाहिए? इसके ऊपर अब धीरे धीरे बहस होनी शुरू हो गई है और इस केस के बाद तो मीडिया में, सोशल मीडिया में और अखबारों में बहुत सारा कुछ लिखा जा रहा है। क्यों हर बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में अगर आदमी सुसाइड कर ले तो औरत के ऊपर केस, शायद उसको उकसाने के लिए, उसको मौत की तरफ ले जाने के लिए केस ही नहीं बनता, लेकिन अगर ऐसा ही कुछ कोई औरत कर ले तो मर्द को बिना कुछ पूछे ही जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय के ऊपर हमें बात करनी शुरू पड़ेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। आज की डेट में अगर दो परिवारों में शादी होती है तो सबसे पहले डर इसी चीज का लगा रहता है कि कल को अगर कोई भी छोटी मोटी नोक झोंक होने के बाद अगर घर में आने वाली बहू ने ये एलिगेशन लगा दिया कि मुझे दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा है, तो उस परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुनवाई ही नहीं है। बहुत बार ऐसे केसेस में देखा जाता है कि अगर एक औरत इस तरह की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन में जाती है तो उसको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक रटा रटाया सिस्टम, एक बना बनाया स्टोरी हमेशा से तैयार होती है। सिर्फ उसमें उस आदमी का नाम और पता ही लिखना होता है और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। हम अतुल की मौत के लिए सिर्फ उसकी बीवी को या उसके ससुराल वालों को दोषी नहीं मानते। इसमें बहुत हद तक दोषी हमारा समाज, हमारा कानून और हमारा सिस्टम भी है, क्योंकि ऐसा सिस्टम, ऐसा कानून बना दिया गया है कि जिसके अगेंस्ट में पुरुषों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं बचा है। हर बार ऐसा देखने में आता है कि ये जो कानून है इसका दुरुपयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कानून तो बनाया गया था गांव देहात में जो इस तरह के किस्से होते थे उन महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, और अगर आप ध्यान से इसके ऊपर डीपली स्टडी करेंगे या आप और ज्यादा रिसर्च करने पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि जिनके लिए एक्चुअल में ये कानून बना था उनको शायद आज भी उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, लेकिन पढ़े लिखे लोग इस कानून का दुरुपयोग बहुत ज्यादा करने लग गए हैं और शहरों में गांव के बनिस्पत इस कानून का दुरुपयोग बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सबको यह पता है कि अगर लड़के का परिवार अच्छा है, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल है, तो उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाकर आप जितना चाहे वो पैसा वहां से बटोर सकते हो और इसके लिए कोई लिमिट भी नहीं है। कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखा जा रहा कि ये इंसान जिसको 1 लाख रुपया महीना मेंटेनेंस के लिए बोला जा रहा है या उससे 1 करोड़ का पैसा मांगा जा रहा है उसको डिवोर्स लेने के लिए, क्या वो आदमी उतना पैसा देने के लिए सक्षम है भी है कि नहीं है? क्योंकि जिसके मुंह में जो आता है वो उतनी डिमांड कर देता है, और क्योंकि कानून उनके पक्ष का है तो या तो वो कुछ भी करके वो उतने पैसे दे या फिर अतुल की तरह अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। दोस्तों, हम ये प्रश्न चिन्ह के साथ कि क्या हमारे समाज में अब पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के हमें इंतजार रहेगा और हम चाहेंगे कि इस तरह के सोशल मुद्दों के ऊपर जब हम कंटेंट बनाते हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए, उस पे एटलीस्ट अपने कमेंट्स कीजिए। अगर आपको सही लग रहा है हमारी बात तो भी बोलिए, नहीं लग रही है तो भी बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, क्योंकि जब आप और हम बोलेंगे तभी समाज में कुछ बदलाव आएगा। कुछ साल पहले हम लोगों ने इन चीजों के लिए आवाज उठाई थी तो महिलाओं के फेवर में ये कानून बना था, लेकिन
आज अगर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो आज भी आवाज आपको और हमको ही उठानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में पुरुषों का हाल बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली बार किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय के ऊपर। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल मंथन के साथ। हमें इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। प्रतिक्रियाएं करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।